नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो बात करेंगे आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं 2025 के एग्जाम में। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल साइट पे 6 दिसंबर 2024 को यह प्रश्न डाला गया था। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चनों का हल कर चुके हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और बचा हुआ है जो इन सारे क्वेश्चनों को ज्योग्राफी का बचा हुआ और मोहम साइंस का बचा हुआ। धीरे धीरे करके हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का। इस प्रश्न के क्लास के माध्यम से बात करें तो सब्जेक्टिव तो हो चुका है, अब जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव हो चुका है। सब्जेक्टिव का हम एनालिसिस करेंगे फुल वीडियो में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इजी तरीके से अपने भाषा में जिस तरह लिखना है एग्जाम में, उस हिसाब से हम बात करेंगे कैसे लिखना है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं, नक्सलवाद क्या है। दूसरा है अफसर की समानता से आप क्या समझते हैं। इस तरह करके सारे प्रश्न का हम हल करेंगे। क्षेत्रवाद क्या है, सामाजिक, यानी कि 30 से 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 30 और 38 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। साढ़े 38 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इजी तरीके से जो ऐसे बोर्ड में लिखे जा सकते हैं, कैसे लिखना है उन सारी समस्याओं को हम बताएंगे कि किस प्रकार आपको इस लिखना है। ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन 8 38 दिए गए हैं, इसमें भी 4 लिखने हैं, तो 8 के 8 ही बता दिए। जो आपको इजी और अच्छा लगे उसको आपको याद कर लेने हैं बढ़िया से, ताकि जवाब देने में आसानी हो। तो चलिए हम बात करते हैं अब आंसर। तो आज का हमारा पहला सवाल है, नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि नक्सलवाद क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं, नक्सल शब्द की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। कहाँ से, इसको लिखना है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल, ये उत्पत्ति है, ये ध्यान रखना है। तो उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजुमदार ने चीन कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नक्सलवाद हो गया, और कभी नक्सलवाद की जगह माओवाद पूछ ले क्या है, तो इसका आंसर भी यही होगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अवसर की समानता की बात करें तो क्या है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। अवसर की समानता का मतलब है कि सभी लोगों को समान अवसर मिले और उनके साथ पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात या कोई और बाधा ना हो, मतलब उसके साथ कोई भेदभाव या कोई यानी कि बाधा ना हो। यही है अवसरवाद की समानता, सभी को समान अधिकार मिलता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद क्या होता है। क्षेत्रवाद से अभिप्राय है कि, यानी कि क्षेत्रवाद का मतलब होता है, इसे लिखना है। क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होता है। यानी कि पृथक यानी कि अलग अलग होता है। पृथक मतलब क्या होता है, अलग अलग अस्तित्व के लिए क्या होता है, जाना जाता है या जागृत होता है। ऐसे लिख देना, जागृत का मतलब क्या है, अपने अलग अलग अस्तित्व के लिए जाना जाता है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट की, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हो। सामाजिक न्याय का मतलब होता है, क्या होता है सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में न्याय संगत व्यवस्था बनाना और सभी लोगों को समान अवसर देना, बस इतना ही लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, 74वां संविधान संशोधन पूछा गया है, हम 73वां भी बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके एग्जाम में 73वां पूछ ले, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने के संबंध में है, बस इतना लिखना। अधिकार प्रदान करने के संबंध में है या अधिकार प्रदान करता है, ऐसे लिख देना। जिसमें नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची भाग 9(a) के तहत 18 विषय प्रदान किया गया है, बस इतना ही लिख देना है। अगर वहीं पूछे 73वां संविधान संशोधन, ठीक इसका उल्टा ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक इसका उल्टा हम लिखे हैं। 73वां संविधान पूछे तो क्या लिखना है, 73वां संशोधन भारतीय संविधान का 73वां संविधान, ऐसे 73वां संविधान संशोधन अंडरलाइन करके लिख देना है। तो इसमें लिखना है क्या, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने के संबंध में है, जिसमें पंचायती राज को 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय यानी कि भाग 9 के तहत 29 विषय प्रदान किया गया, बस इतना ही लिख देना है। दो में से कोई आएगा ही, ये ध्यान रखना है, आपको याद रख लेने। वही बात करते हैं अब, पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। दो कार्य पूछ रहे हैं, हम 3-4 कार्य आपको बता देते हैं, ध्यान रखने हैं। तो क्या होता है, पंचायत पूछे या नगर पालिका के कार्य पूछे, एक ही बात होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे जहाँ जहाँ पे हम ग्राम लगाएंगे वहाँ पे नगर लग जाएगा, ये इतना ही ध्यान रखना है। जैसे पंचायत राज के दो प्रमुख कार्य पूछ रहे हैं, उसी तरह नगर के दो कार्य प्रमुख पूछ सकते हैं।
नगर पंचायत अपने क्षेत्र में गाँवों में विकास कार्यक्रम लागू करता है। ठीक इसी तरह क्या करना है, नगर पंचायत पूछे तो यह ग्राम पंचायत की जगह पे नगर लगा देना है। वहीं पूछे ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कें, औषधि, कुआं, सफाई और मरम्मत करती है। यानी कि स्कूल की व्यवस्था करती है, यानी कि पंचायत अपने गांव में स्कूल का भी व्यवस्था करता है। ये सारी सारी बात लिख देना। अब इतना ही लिखना है, दो को ही। अगर ये दोनों अच्छा लगे, ये दोनों नहीं लगे अच्छा, तो ये दोनों जो याद आ जाए वो लिख देना है। ग्राम पंचायत की योजना तैयार करता है। ग्राम पंचायत गांव की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कें, औषधि, कुआं की सफाई और मरम्मत, स्कूल की व्यवस्था करती है। ग्राम पंचायत की योजना, ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना है। बस यही लिख देना, उससे ज़्यादा नहीं। कृषि, पशुपालन, गरीबी, ये सब भी है। जो अच्छा लगे 2 पॉइंट लिख देना है कस के, बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन, अब बात करते हैं किसी राज्य में कब लगाया जाएगा। जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है। कैसे, कब लगाया जाएगा? जब किसी राज्य, जैसे भारत में 28 राज्य है, 8 यूटी है, ये ध्यान रखना है। इनमें से कितना भी 28 राज्य में से किसी भी राज्य में बात करते हैं, जब किसी राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो राज्य के यानी कि राज्यपाल के अनुसार पर राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करता है। यानी कि राज्यपाल सिफारिश कर देगा किसको? राज्यपाल सिफारिश कर देगा राष्ट्रपति को कि ना, यहाँ का जो है शासन जो है, कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। बस राष्ट्रपति क्या करेगा? घोषणा कर देगा अनुच्छेद 356 के तहत। और पता ही है, अपने संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है और राष्ट्रपति शासन 356 होता है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की। सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? तो बात करते हैं भारत में सहकारी संघवाद का अर्थ है, सहकारी पूछे सहयोगी के बात ही की होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा और एक दूसरे के साथ सहयोग करके देश में ज़रूरतों को पूरा करना, देश की ज़रूरतों की पूरा करना ही क्या होता है? सहयोगी संघवाद कहलाता है। ये आंसर लिख देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या है? भारत की राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या लिखना है? संविधान के 72वां अनुच्छेद, राष्ट्रपति क्या लिखना है? संविधान के 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति देता है, न्यायिक शक्ति प्रदान करता है या देता है कि वह दंड का उन्मूलन करता है। एक लिख देना, एक है। दूसरा क्षमादान है, अपहरण है, परिहरण है, परिवर्तन कर सकता है। इन सारे शक्ति का ये इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है और ये संविधान में वर्णित है राष्ट्रपति के अधिकार। इतना ही लिख देना है। नहीं याद आए 4-5 तो सिर्फ लिख देना, वह दंड का यानी कि दंड को बदल सकता है, क्षमा कर सकता है और किसी का जो है किसी को परिवर्तन कर सकता है, या परिहरण कर सकता है। ये 3-4 गो लिख देना है, ज़्यादा नहीं। वही बात करते हैं राज्य के शासन में राज्यपाल की शक्ति। राज्य के शासन में राज्यपाल की शक्ति क्या होता है? ठीक जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार इसका भी होता है। तो बात करते हैं राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। यानी कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम पर, ठीक है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है मुख्यमंत्री में निहित रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इसका वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वही उसी को अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र का होता है। जैसे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का है, प्रधानमंत्री का मेन काम होता है, उस तरह ही राज्य में राज्यपाल होता है। बात करते हैं मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। मुख्यमंत्री की 2 कार्य का वर्णन करना है। क्या लिखना है? पहले लिखना है मुख्यमंत्री ही सरकार के वास्तविक कार्यकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। अब बात करेंगे कार्य, लिख देंगे कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य लिख के क्या करना है, तो इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम दे दी हैं स्क्रीनशॉट। कार्य लिख के लिख देना, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, एक लिख देना। दूसरा लिखना, राज्य की सरकार कानून तथा नीति बनाने में मुख्यमंत्री की भूमिका प्रमुख होती है। ये 2 लिख देना, बस यही काफ़ी है। अब बात करते हैं लोकसभा कानून बनने में कितना शक्तिशाली है। लोकसभा कानून बनने में बात करते हैं काफ़ी शक्तिशाली है। तो क्या करना है, लोकसभा में वित्त संबंधी विधेयक, बजट और धन विधेयक पेश किए जाते हैं। वित्त संबंधी विधेयक, बजट आदि, उतना भी नहीं लिखना है तो खाली ये भी लिख देना है। लोकसभा में विधेयक, वित्त संबंधी विधेयक या बजट पेश किए जाते हैं या धन विधेयक भी पेश किए जाते हैं। वित्त, धन, ऐसे बहुत से ही शुरू होता है, देख सकते हैं तीनों।
वित्त, बजट और विधेयक, ये तीनों लिख देना। क्या लिखना है? लोकसभा में वित्त संबंधी वित्त विधेयक, बजट विधेयक और धन विधेयक पेश किए जाते हैं। लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित करता है, ये भी लिखना है। धन विधेयक से जुड़े विवाद को लोकसभा अध्यक्ष अंतिम फैसला करते हैं, ये देखना है। वही बात करते हैं, लोकसभा की मंजूरी के बिना वित्त और राजस्व से जुड़ी नीतियों लागू नहीं की जा सकती है। बस इतना ही लिख देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति की विवेचना करें। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति की विवेचना क्या करना है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्या लिखना है? 226 के तहत उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में रीट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट, यहाँ पे रीट होगा, रिचार्ज नहीं, ये रिचार्ज हो गया, टाइपिंग मिस हो गया, यानी कि रीट करते हैं, 5 प्रकार के रीट करते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, रीट, परमादेश, ऐसे लिख देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्ष और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रीट याद रखना है। उच्च न्यायालय की जारी करने शक्ति उतना नहीं लिखना है, तो सिर्फ इतना ही लिख देना। 26 के उच्च न्यायालय को नागरिकों को मौलिक अधिकार, विधिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रीट जारी करने का अधिकार होता है। और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, ये लिख के ये सारे रीट लिख देना, हो गया। नहीं रीट लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखना। वही बात करते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, लिखना है। राज्यसभा का अस्थायी सदन क्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। क्या है? ये भंग नहीं होता है। और लिखना राज्यसभा अस्थायी होता है। पहला पॉइंट में यह राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है क्योंकि यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और लिखना है, 2 लिख दिया, 2 ही कहता है, 2-3 लिखना है। इसे हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि ये रिटायर होते हैं, इनकी जगह नए सदस्य का चुनाव होता है। इसे उच्च सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। बस हो गया, इतना ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं। 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट कम से कम लिखना है, बस हो गया। बात करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? जैसे विधानसभा को चुना जाता है उसी तरह उसका भी चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऐसे लिखना, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। बस इसी तरह निर्वाचन, नहीं उतना लिखना है तो कितना लिखना है? सीधा इसे लिखना है कि इस लोकसभा सदस्यों को चुना कैसे जाता है। लिखना है, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बस इतना ही लिख देना, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, एक लाइन हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या होता है? जब भारत या उसके किसी भाग, यानी कि भारत, पूरा भारत है अपना, देख सकते हैं मेरा अपना पूरा भारत है, इस तरह की भारत है मान के चलिए, उसके पूरे भारत में क्या होता है, पूरा भारत में की सुरक्षा, यानी कि क्या करना है, जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में पड़ जाती है, यानी कि अचानक कोई देश जैसे कि चीन है, पाकिस्तान, अचानक क्या होता है, बाहरी आक्रमण कर देता है या खतरे में, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर देता है। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बस हो गया, बस इतना ही लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, एकीकृत या एकहरी बात करते हैं, एकीकृत या एकहरी बात कर लेते हैं। न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं, एकहरी या एकीकृत के बारे में। तो बात करते हैं, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालयों को देश के अन्य सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। देश, यानी कि एक उच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट भारत में, और जितना एक है दिल्ली में, यहाँ पे स्थित है दिल्ली में, और यही जितना राज्य है 28 राज्य है, 28 राज्य में, सभी 28 राज्य में तो उच्च न्यायालय है नहीं, तो कम से कम तो कितना उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय है भारत में टोटल। इन सभी 25 उच्च न्यायालय को जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करते हैं, आदेश जारी करता है। इसी के अंतर्गत ये 25 उच्च न्यायालय कार्य करते हैं, तो उसी को क्या करना है, भारत में एकीकृत लिखना है, एकीकृत न्यायपालिका, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को देश के अन्य सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, अन्य सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है, और उन मामलों की सुनवाई करता है जो उच्च न्यायालय से अपील के रूप में आते हैं। उच्च न्यायालय से जो मामला नहीं निपटारा होता है तो वो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय आते हैं, उच्चतम न्यायालय आते हैं, वहाँ पे हो जाता है। इस तरह करके दिया हुआ है, उतना नहीं, इतना लिख देना है, 2-3 लाइन बस हो गया। कहाँ है, इतना ही लिख देना है, एकीकृत न्यायालय जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के देश के अन्य सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है, इतना भी लिख सकते हैं, बस हो गया, यही 2 लाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखा है। तो क्या लिखना है, धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान के अनुच्छेद
25 से 28 में व्यक्तियों को 25 से 28 तक व्यक्तियों को अपने पसंद के धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। साथ ही साथ समानता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। बस ये लिखना है कि यानी कि इसमें यही दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या लिखना है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे लिखना है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, जिसमें लिखा गया है कि या कहा गया है, लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षानुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस इतना ही लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करें तो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। बस कितना अच्छा लाइन है। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है। बस इतना ही लिखना है, नहीं ज़्यादा हो तो इतना ही लिख दो। कितना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना, जिसके तहत नागरिक एक अच्छी जीवन व्यतीत कर सके। बस इतना ही लिख सकते दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अच्छा लाइन है, एकदम सटीक लाइन है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया था? तो बात करते हैं वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्या लिखना है? 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। बस इतना ही लिख देना है, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है। तो बस इतना ही 2 लाइन लिख देना है, तो सूचीबद्ध किया गया है। और इसका वर्णन किस में मिलता है? संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्या लिखना है? यहाँ तक लिख देना है। तब लिखना है क्या? इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन मिलता है। बस इतना लिख देना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में सांप्रदायिकता समस्या के 2 कारणों को बताएं। सांप्रदायिकता समस्या के 2 कारण बताना है। तो लिखना है भारत में, लिखना है सामाजिक विभाजन, लिखना है भारत में सांप्रदायिकतावाद समस्या के 2 कारण निम्नलिखित है, लिख देना है। पहला लिख देना है सामाजिक विभाजन, जाति प्रथा, और तीसरा धार्मिक रूढ़िवादिता भी भारत में सांप्रदायिकता का एक प्रमुख कारण है। बस लिख देना है। बस यही 2 लाइन जो लिख देना है, हो गया आंसर। ज़्यादा नहीं लिखना, पॉइंट में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो जैसे हम लिखे हैं। वही बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा विधानसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी, उतना नहीं लिखना, कहाँ तक लिखना है बता देते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाएं एवं साथ ऐसे लिखना, दोनों सदन भाग लेते हैं। कितना फिर से बताते हैं, ये कुछ नहीं है। लिखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बस इतना ही लिख देना है, ज़्यादा लिखना की ज़रूरत नहीं है। तो अब लिखना है कि जैसे कि इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र के राजधानी क्षेत्र के दिल्ली क्षेत्र यानी कि संघ शासित क्षेत्र के पुदुचेरी द्वारा निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें अनुच्छेद 54 में वर्णन मिलता है संविधान के 54 में। कैसे लिखना है फिर से बोल देते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया। बस इतना ही लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह बात करते हैं चुनाव आयोग प्रदान करता है। इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख सकते हो, लेकिन 1 लाइन कम से कम 2 लाइन लिखना है। तो लिखना कैसे है? भारत के निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रियाओं के संचालन करती है और विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। बस यही सटीक लाइन है, 2 लाइन। ये तो ऐसे भी लिख देंगे, भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। ऐसे भी लिख देना, भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है जो
विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। बस इतना ही लिख दोगे दूसरी भाषा में। तब बात करें विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं, WTO भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, उतना नहीं लिखना है, बोल देते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। इससे पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था, GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेडिफ, इसका भी फुल फॉर्म होता है। तो उतना नहीं लिखना है, बोल दिए हैं। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऐसे लिख देना है, जो देशों के बीच व्यापार से जुड़े नियमों को बनाता है, यानी कि विनियमित करता है, बनाता है और उसका पालन करवाता है, ये लिख देना है। इसका मकसद है व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाना, व्यापारिक भागीदारी के बीच मतभेद को रोकना और व्यापार संबंधित स्थिरता लाना। बस ये लिखना है। क्या करना है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका काम है व्यापार से संबंधित कानून को बनाना और उसका सख्ती से पालन करवाना और व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाना, व्यापारी भागीदारी के बीच भेदभाव को रोकना। बस इतना ही लिख देना है, बहुत ज़्यादा हो गया यही। अब है दल बदल विरोधी कानून क्या है। बदल विरोधी कानून की बात करें तो भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में भाग के रूप में जोड़ा गया था, अनुसूची के भाग के रूप में जोड़ा गया था। ये ध्यान लिखना है, क्या लिखना है, भारत में दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संविधान अधिनियम 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के भाग के रूप में लागू किया गया था, जिसमें विधायक या सांसद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया पार्टी बना लेते हैं, उसको सीमित किया जाता है। उसकी इस कानून के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, सीमित किया जाता है। क्या लिखना है, फिर से बोल देते हैं अलग भाषा में। लिखना है दल बदल विरोधी कानून से कहते हैं जो जिसमें कि विधायक या सांसद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं या नया दल बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। इसको रोकने के लिए संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची में यह कानून लाया गया था, इसे रोकने के लिए। बस इतना लिखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब है सार्क के उद्देश्य का वर्णन करें। सार्क का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सार्क का उद्देश्य बहुत इजी तरीके से। सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसका हिंदी में लिखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित उद्देश्य क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, इतना लिख देना 1 पॉइंट, और उनके कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं तो 1 पॉइंट यहाँ से खाली लिख दो। दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा लिखना क्षेत्र में सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। बस ये लिख दो, ये ज़्यादा नहीं है, बहुत यही काफ़ी है। अब बात करते हैं भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताना है। भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व क्या है, लिखना है भारत की विदेश नीति के निर्धारक विभिन्न कारक है, तत्व विभिन्न कारक है जो कि, लिखना है इसे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक विभिन्न कारक है जो भारत की विदेश नीति के विकल्पों को प्रभावित करते हैं, जैसे भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, घरेलू वातावरण, सैन्य क्षमता, नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण आदि। बस इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 2 तरह के क्षेत्राधिकार है। क्या है, विवादास्पद मामले में क्षेत्राधिकार, दूसरा लिखना है सलाहकार क्षेत्राधिकार। बस ये 2 लिख देना है, बस हो गया। अब बात करते हैं गठबंधन की सरकार की विशेषताओं का उल्लेख करें। गठबंधन की सरकार की विशेषता का उल्लेख की बात करें तो क्या करना है, गठबंधन की सरकार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। लिखना है दल बदल की प्रवृत्ति, दबाव की राजनीति लिख देना है, राजनीति लगा देना है, अस्थायित्व का अभाव और गठबंधन विचारधारागत समानता का अभाव, यानी कि का अभाव कर देना। बस हो गया, इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं। तो लिखना है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होना चाहिए। बस हो गया, यही काफ़ी है। बात करते हैं
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। आप यहाँ पे 5 नंबर का है, इसमें 5 नंबर का है जिसमें कि आपको 4 जवाब देने हैं। इसमें आठवां हम एनालिसिस कर दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लिखना क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या लिखना है, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बहुत अच्छा, 1 पॉइंट हो गया। इसमें कठोरता तथा लचीलेपन का मिश्रण है, बहुत अच्छा, 2 हो गया। यह संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह का है, ये देख सकते हैं। नहीं, जो याद रहे हम 8-10 पॉइंट बना दिए हैं। जो पॉइंट आसानी से 6-7 पॉइंट याद कर लेना है, बस हो गया। अब है कि यह संघात्मक एकात्मक दोनों तरह का है। इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। यह कानून के शासन पर आधारित है। यह इसमें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। यह धर्मनिरपेक्ष राज को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या लिखना है, इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। इसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। इसमें सभी भारतीयों को एक नागरिकता दी गई है। इसमें एकल नागरिकता का सिद्धांत है। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करती है। बस 13 पॉइंट में कम से कम 6 से 8 पॉइंट जो अच्छा लगे बस लिख लेना है, बस वही काफ़ी है। इसका हम दिखा देते हैं छोटा शॉर्ट जूम करके, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर से दिखा रहे हैं, बस इसको लिख देना है, काफ़ी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब है क्वेश्चन की राज के नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की विवेचना करें। थोड़ा 5 नंबर का होता है तो इसमें बड़ा होगा ही, क्योंकि एक पेज में लिखना अनिवार्य होता है कम से कम, तभी आपको कम से कम 4 नंबर की उम्मीदें रहती है इस क्वेश्चन में, और वो भी सटीक साफ साफ अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखना होगा तभी होगा। हमेशा याद रखना है कि 5 नंबर क्वेश्चन को एक पेज से कम नहीं लिखना है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट की, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। राज के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP भी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है। तो राज के नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व है इस वजह से है कि ये देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं और कानून बनाने में इनका पालन करना राज का दायित्व है। इन सिद्धांतों का मकसद है देश में कल्याणकारी राज की स्थापना करना। इसमें से जो लाइनें आपको ठीक लगेगा, एक लाइन हटा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आपको लिखना है। अब बात करते हैं राज के नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ प्रमुख महत्व की बात करें तो बात करते हैं, लिखना निम्नलिखित है, कुछ प्रमुख महत्व निम्न प्रकार है, इस प्रकार लिख देना है। ये सिद्धांत देश के शासन के लिए दिशा निर्देश तय करते हैं। ये सिद्धांत देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत देश में कल्याणकारी प्रणाली की अवधारणा पर जोर देते हैं। वही पॉइंट फिर दोहरा दिए जो पीछे हम बोले हैं, उसी को क्या हुआ, दोहरा गया है, देख सकते हैं। ये सिद्धांत देश में सरकार के कामकाज के लिए दिशा निर्देश का एक सेट प्रदान करता है, बस हो गया। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के गठन एवं कार्यों की शक्ति की बात करें। अब बात करते हैं हम निर्वाचन आयोग के गठन, कार्य और शक्ति की समीक्षा के बारे में। तो निर्वाचन आयोग को ही क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका हिंदी हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, यानी निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है, जो भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली शीर्ष संस्था यानी कि सर्वोच्च संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे नहीं लिखना है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले लिखना क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है क्या लिखना है, 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। यह जो है राज्य के विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा आदि का चुनाव कराते हैं, बस इतना लिख देना है। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के क्या करना है, तो लिखना है, इसके क्या लिखना है, तो इसका जो है निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है। क्या लिखना है, निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित है। इसको भी हम पॉइंट में कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नहीं होना चाहिए था, एक यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो लिखना है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 1 पॉइंट। दूसरा, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, दूसरा। तीसरा, मतदाता सूची तैयार करना, चौथा, चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करना, और पाँचवा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया चुनाव कार्यक्रम तय करना, और छठा की बात करते हैं, आदर्श आचार संहिता लागू करता है और उसका पालन करवाता है, बस इतना ही लिख देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति की आलोचना करें।
भारत के प्रधानमंत्री शक्ति और स्थिति की आलोचना करने की बात करता है। तो क्या लिखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री शक्ति और स्थिति निम्न प्रकार है। तो लिखना है भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के कार्यकारी विभाग का प्रमुख होता है, एक लिखना है। लिखना है वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अपन क्या लिखना है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब लिखना है प्रधानमंत्री देश की नीति के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, लिख देना है। अब चौथा लिखना है क्या वह विदेश नीति, रक्षा, आर्थिक नीति वगैरह से जुड़े फैसले को सलाह देता है। यानी कि विदेश जो घूम रहे हैं, देख रहे हैं कितना विदेश घूम रहा है, इसी का काम है ये सब करना। वह विदेश नीति, रक्षा, आर्थिक, जो दूसरे देश से हथियार बिक्री खरीद बिक्री कर पा रहा है, तो इसी का मतलब इसी का जिम्मेवारी होता है प्रधानमंत्री का। वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लोकसभा से बन सकते हैं, इसीलिए जो क्या कहा गया है, दोनों सदनों के में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा क्या है, अब अगला है वह संसद को संबोधित कर सकता है, बस इतना लिखना है। वह संसद को संबोधित कर सकता है। प्रधानमंत्री देश के आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। लिखना है प्रधानमंत्री देश के आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, बस हो गया। 8वां है, बहुत पॉइंट है, 8-10 है, लेकिन 6-7 कम से कम, 7 कम से कम, 6-7 या 8 याद रखना है, बस ये याद है काफ़ी है। अब वही बात करते हैं वह संसद में वार्षिक बजट पेश करता है, इतना भी लिख सकते हैं, इधर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले उपायों को राष्ट्रपति की सलाह देता है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करती है, ऐसे लिखना, इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, इधर उदाहरण नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखना प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करती है। तो ये हम जानकारी के लिए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपको, 7 से 8 पॉइंट एक पेज में लिखना है, ध्यान रखना है। 6, 7, 8 यानी कि 8 तक आपको ध्यान से याद रखना, जो ईजी लगे, जहाँ तक हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में संशोधन 3 विधियों का निर्णय करें। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ बात करेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 3 विधियाँ अपनाई जाती है, कौन कौन से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों में के विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए। ये 3 प्रकार की विधियाँ हैं। अब बात कर लेंगे संविधान संशोधन से जुड़ी बातें। संविधान संशोधन से जुड़ी क्या बातें होती हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें मिलता है, अनुच्छेद 368 लिखना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, ये लिख देना है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने के बाद वह संविधान संशोधन क्या बन जाता है, वह कानून बन जाता है। संविधान संशोधन हो जाता है, नहीं तो लिख देना है वह कानून बन जाता है। अब लिखना है संशोधन के कुछ प्रमुख उदाहरण क्या लिखना है, एक उदाहरण लिख देना है, संविधान के पहले संशोधन लिख देना है खाली, ये नहीं, कुछ उदाहरण नहीं हो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, या तो लिख देना पॉइंट देके। संविधान संशोधन के कुछ उदाहरण है, क्या है, पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था, बस इतना लिखना है। अब बात करते हैं 36 नंबर 36, उच्च न्यायालयों के गठन व उनके अधिकार क्षेत्र की विवेचना करना है। तो लिखना है उस तरह जैसे सर्वोच्च न्यायालय है उसी तरह उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के मुताबिक हर राज्य में यानी कि प्रत्येक राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होता है। हालांकि सांसद 2 या 2 से, यानी कि जिस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है तो उसमें क्या करता है संसद का कार्य होता है 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाने का भी प्रावधान करती है, कौन, संसद। यानी कि मान के चलिए अभी 25 उच्च न्यायालय है, तो हम बता दें कि 28 राज्य है और 8 यूटी है, इसमें से कितना हो गया, 8 3 11 में 3 राज्य और तो 8 यूटी में नहीं है, तो वो क्या करता है 2 या 2 से अधिक राज्य पे उच्च न्यायालय पे निर्भर है, तो इतना लिख देंगे, प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए दिया हुआ हरियाणा, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया गया है कौन कौन से उच्च न्यायालय किस उच्च क्षेत्राधिकार में आते हैं, ये ध्यान रखें, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, बस लिख के अब क्या लिखना है, भारत में उच्च न्यायालयों से जुड़ी बातें निम्न प्रकार है। तो क्या लिखना है, उच्च न्यायालय किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है, ये लिखना ठीक है। उच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होता है, बस इतना ही लिखना है, हिस्सा होता है, और राज्य विधायकों और अधिकारियों से स्वतंत्र होता है, ये लिखना है तो ठीक है, नहीं तो बस इतना ही लिख देना है, बस 2 लाइन हो गया। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के पास
किसी भी व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार होता है। यहाँ तक ये तो पूरा लिखना है। उच्च न्यायालय को निचली अदालतों के फैसलों और कामों की समीक्षा करने का अधिकार भी मिलता है। बस ये भी ठीक है। अब कहना है कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, ये भी लिख देना है। छठा लिखना, उच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो रीटों का 5 का नाम लिख देना है तो और अच्छा है, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस लिखना उच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार होता है। बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 37 में, विश्व राजनीति में सार्क का क्या प्रासंगिकता है। तो सार्क के बारे में पूछ रहा है। सार्क का उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना और समान लक्ष्यों और उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी है। बस इतना लिखना। अब लिखेंगे क्या इस सार्क के बारे में। क्या बारे में लिखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क है, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसके 8 सदस्य देश हैं। बस इतना लिख देना है। अब क्या करना है कि लिखना है 8 सदस्य देश यहाँ पे दिया हुआ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये लिख देना है तो और अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक लिख देना। ये लिख देते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य सार्क के। लिखना है सार्क की स्थापना दक्षिण एशियाई के देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में मदद मिलती है। लिखना है सार्क की स्थापना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में मदद मिलती है। सार्क के जरिए दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी के विकास को बढ़ावा मिलता है। सार्क के जरिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्या के प्रति प्रशंसा बढ़ती है। अब लिखना है सार्क के जरिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। सार्क के जरिए दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आसपास में सहयोग बढ़ाता है। और सार्क के जरिए जो है दक्षिण एशियाई देशों में बाहरी शक्तियों को संतुलन करने में मदद करती है। तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, इसको इतना से बता रहे हैं कि कैसे अपने भाषा में लिखना है। लिखना है सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखना है, सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है। बस इतना लिखना है। तीसरा क्या लिखना है, सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास, समझ को बढ़ावा देता है। बस इतना हो गया। अब अगला लिखना है क्या, सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अब लिखना है सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच साझा हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, आपसी सहयोग को। अब लिखना है सार्क दक्षिण एशियाई देशों को बाहरी शक्तियों से संतुलन प्रदान करता है। बस जो पॉइंट हम बोले उसको लिख देना है बढ़िया से। अब बात करते हैं लास्ट का, यानी कि आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किए हैं, और तो इसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके बताना, बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो मूलभूत सिद्धांत लिखना है भारतीय विदेश नीति की 5 मूलभूत सिद्धांत निम्न प्रकार है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ईजी तरीके से हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आप इस तरह लिख पाएंगे, हमें बहुत ही मतलब कि गर्व महसूस होगा। अब बात करते हैं पहला नंबर है कि इसका पॉइंट में दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्परी सम्मान, यानी कि दूसरों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, ऐसे लिख देना है। क्या लिखना है, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। तीसरा लिखना है परस्पर गैर आक्रामकता नहीं करना, परस्पर गैर हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि एक दूसरे के इसका मतलब क्या हो, एक दूसरे के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। क्या लिखना, फिर से हम बोल देते हैं। तो इसमें लिखना है क्या, दूसरों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा लिखना है परस्पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व स्थापित करना। बस इतना लिख देना है। अब लिखना है क्या कि नीचे में लिख देना है भारत का जो मेन पॉइंट है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इससे संबंधित एक
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। ये जो है लाइन लिख देंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो चलिए आज उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ आज का वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।